प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर अनु, एलवीएसएम कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, मैं आपको यूजी सेमेस्टर 5 में एचआरएम के अंतर्गत जॉब इवोल्यूशन के विषय में बता रही थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोसेस ऑफ जॉब इवोल्यूशन और मेथड्स ऑफ जॉब इवोल्यूशन के विषय में बताऊंगी। प्रोसेस ऑफ जॉब इवोल्यूशन, कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कार्य मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। यह विभिन्न कार्यों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है जो सामान्य कार्य घटकों पर आधारित होती है और उसके लिए तुलनात्मक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कार्य मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों के बीच मजदूरी अंतर निर्धारित करना है। इस प्रकार से इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। इसकी शुरुआत कार्यों के उद्देश्यों के निर्धारण से होती है और समाप्ति मजदूरी संरचना पर होती है। कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रायः हम 5 चरणों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे एक या पहले नंबर पे कार्य मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है कार्य विश्लेषण कार्यक्रम का निर्माण। तीसरा, कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण। चौथा है मजदूरी सर्वेक्षण करना। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों का वर्गीकरण। आइए पहले चरण में चलते हैं। कार्य मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण, सेटिंग जॉब इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स। तो कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया कार्य मूल्यांकन योजना के उद्देश्यों के निर्धारण से प्रारंभ होती है। जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके उद्देश्य को निर्धारित करते हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस काम को करना है। जब हमें क्या करना है या हमारा उद्देश्य क्या है, जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम काम करेंगे कहाँ। मतलब हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना होता है, ढूंढना होता है या एक रूप में उसको करना होता है। कार्य का उद्देश्य अगर स्पष्ट है तो मूल्यांकन सही होगा। अतः कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ करते समय कार्य मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम समष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर अपने उपयुक्त पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर लेता है। इससे कार्य मूल्यांकन में उत्पन्न विवाद समाप्त हो जाते हैं। कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य विवरण प्राप्त करना आवश्यक होता है। कार्य विवरण विभिन्न कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा कार्य की दशाओं का एक लिखित आलेख है। कार्य विवरण प्राप्त हो जाने पर कार्यों के उद्देश्यों का निर्धारण करने में सुविधा होती है। दूसरा है कार्य विश्लेषण कार्यक्रम का निर्माण, डिजाइनिंग जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण कदम कार्य विश्लेषण कार्यक्रम बनाना है। कार्य विश्लेषण कार्यक्रम कार्य विवरण तथा कार्य विशिष्टीकरण के निर्माण में सहायता करता है। इसके अंतर्गत दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। एक बार कार्य विवरण तैयार कर लेने के बाद उसका पुनरावलोकन किया जाना चाहिए, तो उसे फिर से देखना चाहिए जिससे किसी भी क्षेत्र में गलत धारणा या शोकास्पद स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रायः एक उपक्रम के विभिन्न विभागों में भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु प्रत्येक विभाग में पदों के नाम अलग अलग होते हैं। अतः इस कठिनाई से बचने वाले पदों को एक समूह में रखने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन के लिए आवश्यक कार्यों को छांट लिया जाए। अतः कार्य विश्लेषण पर प्रत्येक कार्य के लिए एक पृथक कार्य विवरण तैयार किया जाना चाहिए। ये रही बात कार्य विश्लेषण कार्यक्रम के निर्माण की। इसी क्रम में तीसरा है कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण। तो कार्य मूल्यांकन का
तीसरा महत्वपूर्ण कदम कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस कदम में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे मूल्यांकित किए जाने वाले कार्यों की पहचान करना। कार्य मूल्यांकन में कौन व्यक्ति शामिल होंगे? जॉब इवैल्यूएशन हम जो करा रहे हैं उनमें हमें किन लोगों को इन्वॉल्व करना है। कार्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक योग्यता एवं प्रशिक्षण का निर्धारण करना। कार्य मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों व तकनीकों का चयन करना कि हमें आखिर में किस मेथड से, किस टेक्निक से हमें कार्य का मूल्यांकन करना है। कार्य मूल्यांकन के लिए समय सीमा का भी निर्धारण करना। कार्य मूल्यांकन योजनाओं के अंतर्गत संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक किस विधियों का प्रयोग किया जाएगा, इन सब बातों की जानकारी हमें तीसरे चरण के अंतर्गत, जो कि कार्य मूल्यांकन कार्यक्रम का निर्धारण है, के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मजदूरी सर्वेक्षण करना। कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया का चौथा महत्वपूर्ण चरण मजदूरी सर्वेक्षण कराना है। यह अति महत्वपूर्ण कार्य है। मजदूरी अंतर निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि समान आकृति के विभिन्न उद्देश्यों, दूसरे उद्योगों, स्थानीय उद्योगों में किस प्रकार की मजदूरी दरें प्रचलन में हैं। मतलब कोई भी ऐसे जो भी उद्योग हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन जगहों पर मजदूरी दर प्रचलन में क्या है, इसकी जानकारी हम ले लें। प्रबंधकों का कार्य मूल्यांकनकर्ता को चाहिए कि वह विभिन्न उद्योगों में प्रचलित मजदूरी का सर्वेक्षण कराए। इसके लिए वे कई तरह की तकनीक जैसे नमूना तकनीक, सैम्पलिंग टेक्निक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न संगठन प्रतिष्ठानों से प्राप्त सूचनाओं व विशिष्ट कार्यों व पदों पर प्रचलित मजदूरी दरों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसका विश्लेषण तथा औसत निकालकर अर्थात उपयुक्त सांख्यिकीय यंत्रों के प्रयोग के आधार पर मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है कर्मचारियों का वर्गीकरण, कि हमने काम में जिन लोगों को सेलेक्ट किया, जो एम्प्लॉयज़ को हमने अपने पास रखा है, उनका हम अब वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया का यह अंतिम चरण होता है। इस चरण में कर्मचारियों को वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह वर्गीकरण कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि कर्मचारी वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रतिष्ठान में प्रत्येक कर्मचारी के लिए कार्य शीर्षक निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उस काम से संबंधित लोगों को उसी कैटेगरी में इन्वॉल्व करें। यदि कई कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं तो कर्मचारियों को स्टाफ का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। यदि कोई व्यक्ति टंकण का कार्य करता है, मतलब टाइपिंग का काम करता है, तो उसे टाइपिस्ट, रोकड़ का काम करने वाले को रोकड़िया या कैशियर, कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटिंग का कार्य करने वाले को अकाउंटेंट आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को वर्गीकृत कर विभिन्न प्रकार के ग्रेड का निर्धारण कर उसके अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। कर्मचारी के वर्गीकरण के आधार पर ही मजदूरी संरचना का निर्धारण किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के वर्गीकरण से आप इतना समझिए कि जो व्यक्ति जिस काम में सक्सेस है या वो जिस काम में उसकी विशेष योग्यता है, उसे उस काम से संबंधित कर दिया जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग का काम करता है तो उसे टाइपिस्ट का काम दे दें और उसको उसके जॉब टाइटल में टाइपिस्ट रखें। जो कैश का काम करता है उसको कैशियर का दायित्व दें। जिसे कंप्यूटर को हैंडल करने आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है, उसे कंप्यूटर ऑपरेटर बनाएं या कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब टाइटल में सम्मिलित करें। अकाउंटिंग का काम करने वाले को अकाउंटेंट के टाइटल में जोड़ें। इस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से उनमें अगर कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कोई कर दे, ग्रेड का निर्धारण कर उनके अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है और कर्मचारियों के वर्गीकरण के आधार पर ही
मजदूरी संरचना का निर्धारण भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस से संबंधित हैं। अब इसी क्रम में इसी कुछ मेथड्स हैं, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो इसमें कुल कुछ मेथड्स हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक उन नामों को आप जान लीजिए। जैसे है रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड। रैंकिंग मेथड को हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण विधि। जॉब ग्रेडिंग मेथड कार्य श्रेणीकरण विधि। पॉइंट मेथड या बिंदु विधि तथा फैक्टर कंपैरिजन मेथड या घटक तुलना विधि। इस तरह से इसमें कुल 4 विधियों का चार मेथड को आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद बात आती है कार्य मूल्यांकन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, हम किस उद्देश्य की पूर्ति में हम इसका प्रयोग करते हैं और हमें इससे क्या लाभ है। तो इसके लाभ में हम बता सकते हैं कि जानते भी हैं कि कार्य मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य संगठन के प्रत्येक कार्य का उचित मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना है। यह मजदूरी भुगतान के लिए उचित मानदंड निर्धारित करने में सहायक है और दूसरी भुगतान में विद्यमान विभिन्न दोषों व कमियों को दूर करने में भी सहायता करता है। जॉब इवैल्यूएशन केवल कर्मचारियों के लिए ही लाभप्रद नहीं है, ऐसा आप मत सोचिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह नियोजनों या संगठन के लिए भी लाभप्रद है। सुदृढ़ मजदूरी नीति विकास करना प्रबंधकों का मुख्य दायित्व होता है, क्योंकि अधिकांश श्रम समस्याएं उचित मजदूरी नीति के अभाव से ही उत्पन्न होती हैं। किसी एक संगठन के समान प्रकृति के कार्य के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मजदूरी देना अनुचित ही नहीं, अव्यावहारिक भी है। अतः कार्य मूल्यांकन के द्वारा कार्यों का उचित आकलन कर समुचित मजदूरी नीति विकसित की जा सकती है। एक संगठन में कार्य मूल्यांकन की उचित तकनीक विकसित कर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। कार्य मूल्यांकन तुलनात्मक कार्यों के बीच उत्पन्न मजदूरी दरों की असमानता तथा गतिरोध को दूर करने में सहायक होता है। पुरानी मजदूरी पद्धति की तुलना में यह नई दरें निर्धारित करने में सहायक होता है। साथ ही नए कार्यों के लिए नई दरें विकसित करने में भी सहायक है। यह व्यक्तिगत भेदभाव व द्वेष को समाप्त करने में सहायक है। यह संगठन में मधुर औद्योगिक संबंध विकसित करने में सहायक है। यह मजदूरी के वेतन प्रशासन के लिए निश्चित नियोजन विकसित करने का आधार प्रदान करता है। यह कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं मनोबल में वृद्धि करता है। यह कार्य मूल्यांकन योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों को संगठन की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। यह विधि संगठन में अधिकार रेखाएं स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कहाँ तक हमारी अधिकार है, लाइन ऑफ अथॉरिटी स्पष्ट करने में भी सहायता प्रदान करता है। यह सही व्यक्ति को सही कार्य पर स्थापित करने का आधार प्रदान करती है। कार्य मूल्यांकन सामूहिक सौदेबाजी के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से ये कार्य मूल्यांकन के कुछ विशेषताएं हैं। अब मैं अपने अगले क्लास में आपको कार्य मूल्यांकन की हानियों या डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस के विषय में बताऊंगी। इसकी हानियाँ क्या हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, साथ ही साथ इसमें जो 4 मेथड्स आपको बताया गया उस पर मैं बृहद चर्चा भी करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।